इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भी हम अपने कमांड लाइन में या फिर अपने टर्मिनल के अंदर कोई भी कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है बिहाइंड द सीन्स और कैसे वो कमांड एग्जीक्यूट होती है। अब कायदे से ये वाला टॉपिक कमांड लाइन वाले सेक्शन में होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमें पाथ और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ये सारी चीज़ें सेट करना, यूज़ करना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हमें ये बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। हम देखते हैं कि कैसे कोई भी कमांड रन होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय और इसको करके एंटर प्रेस कर देता हूं तो कुछ भी नहीं रन हुआ। ये बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि हाय नाम से कोई भी कमांड हमारे सिस्टम में नहीं है। अब कोई भी कमांड ऐसी जो कि होती है, जैसे कि मैं pwd करता हूं तो ये प्रिंट होके आ रहा है। अब ये जो कमांड्स है ना, ये 5 अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि हमने एक तो देखा था, हमने एलियस ऐड किया था जब, तब भी वो एक कमांड बन जाती है और इसको रन कर सकते हैं। लेकिन ये इसके अलावा भी मेनली चार तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक तो होता है एलियस जिसको हम बोलते हैं। दूसरा होता है फंक्शंस, हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा होता है बिल्ट इन्स, इसको बिल्ट इन्स बोलते हैं, बिल्ट इन कमांड नहीं, बिल्ट इन्स ज़्यादा सही नाम है। तो बिल्ट इन्स होता है यानी कि बिल्ट इन कमांड फुल फॉर्म होता है। फिर हैश टेबल होता है, ये क्या होता है इसको हम देखेंगे अभी। और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अभी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बाइनरी फाइल्स भी हो सकती हैं, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी, और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो सकती हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 2 तरह की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रन करता हूँ नोड, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलियस है, कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल का पाथ है, कि कुछ और है, या फिर जैसे हम कोई और कमांड रन करते हैं, जैसे कि हम cd कमांड रन करते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा क्या बिल्ट इन है या कोई एलियस है। या फिर हम pwd कमांड रन करते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। इन चारों में से ही कोई होगा। हैश टेबल थोड़ा अलग चीज़ है, उसको हम अभी देख लेंगे, बहुत ही सिंपल सा है वो भी। तो जैसे हमने pwd लिखा तो ये रन करके हमें प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी ये करके दे देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रन करें which pwd, हम अगर which कमांड का यूज़ करते हैं तो हमें बताएगा कि ये है क्या आखिर में। तो ये हमें बता रहा है कि यूज़र डायरेक्टरी के अंदर बिन के अंदर pwd नाम का एक बाइनरी है। तो क्या हम इसको देख सकते हैं? तो हाँ, इसको हम देख सकते हैं। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? रूट डायरेक्टरी में यूज़र नाम का फोल्डर होगा और वहाँ पे बिन नाम का फोल्डर होगा। अब ये हमारा विंडोज़ वाला गिट बैश है, तो ये इसके लिए रूट हमने देखा था क्या होता है। अगर हम यहाँ पे cd कर दें रूट डायरेक्टरी में तो ये एकदम से रूट डायरेक्टरी में नहीं पहुँच जाता है। जो C का रूट डायरेक्टरी होता है ये वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर गिट इंस्टॉल्ड होता है। तो अगर हम इसको एक्सप्लोरर के अंदर ओपन करें, एक्सप्लोरर डॉट, अगर ये करके हम ओपन करते हैं तो हम गिट डायरेक्टरी में आ जाएंगे और यहाँ पे यूज़र नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर बिन नाम का फोल्डर होगा। यहाँ पर हम अगर जाएं तो यूज़र नाम का फोल्डर है और यहाँ पर बिन नाम का फोल्डर है। अब यहाँ पर अगर हम ढूंढें तो हमें pwd नाम की एक exe फाइल मिलेगी। तो जब भी आपको ये पाथ मिले तो आप समझ जाइए कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। यहाँ पर जब भी हम which कमांड यूज़ करके अगर हम देखें और पाथ लिख के आए तो इसका मतलब कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल का पाथ है। अगर हम यहाँ पर आके देखें, मैं इसको और ऐसे बड़ा कर देता हूँ, तो हमने pwd कमांड रन की है, यहाँ पर हमें मिल जाएगी pwd कमांड। p से आ गई है कमांड, ये देखो pwd, ये कमांड, ये सारी कमांड्स आप देखें अगर ध्यान से तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये रन होता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करता है, जो भी वर्किंग डायरेक्टरी है उसको प्रिंट करता है और फिर ये बंद हो जाता है। आपको छोटा सा, बहुत ही डबल क्लिक करेंगे तो बहुत ही हल्के सेकंड, मतलब आपको शायद वीडियो में दिखे भी ना, मुझे दिख रहा है, बहुत हल्का सा एक विंडो आएगा और बंद हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे rm कमांड है, rmdir कमांड है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रिंट env कमांड है। ऐसे हमने एक बहुत सारी कमांड्स देखी है ना, आपको यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स उसमें से मिल जाएंगी। तो ये सारी कमांड्स जो हैं ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। अगर हम यहाँ पर pwd करें, pwd ये करके .exe भी लिख दें
तो भी ये रन होगा। ये देखो, मैं ये करंट जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो प्रिंट हो गया, यानी कि ये नॉर्मल कमांड नहीं है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है और हम इसको खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको, ये तो है इस डायरेक्टरी के अंदर, अगर हमारा VS कोड यहाँ पर ओपन होता तो सेंस बनाता, ये है इस डायरेक्टरी के अंदर। और अगर हमारा VS कोड यहाँ पर ओपन हो तो यहाँ पर अगर हम रन करें तब तो ठीक है, लेकिन ये कहीं भी हम रन करते हैं pwd और ये काम करता है। किसी भी फोल्डर के अंदर हमारा git bash ओपन होता है तो ये कमांड हमारी काम करती है। अब ये कैसे होता है, तो इसको देखने से पहले हम कुछ और कमांड्स देखते हैं और देखते हैं कि विच कमांड का यूज करके और भी क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे विच cd करूँ तो आप गेस करिए क्या आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि नो cd इन, और फिर ये बहुत सारा लंबा सा कुछ हमें दिखा रहा है। तो ये विच कमांड से हमें एग्जीक्यूटेबल का केवल पाथ बताता है। अगर वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो हमें नो cd इन, और फिर हमें ये पूरा ऐसा कुछ पाथ जैसा दिखाएगा। क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो अगर हमें पता करना है कि ये cd कमांड उन चारों में से क्या है, ये बिल्ट इन है कि और क्या है, तो हमें विच कमांड नहीं, हमें टाइप कमांड यूज करना है। यहाँ पे एक टाइप है, टाइप नाम की कमांड है। इसको करके अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये बोल रहा है cd इज अ बिल्ट इन, इज अ सेल बिल्ट इन। तो शेल की एक बिल्ट इन कमांड है ये। अगर हम यहाँ पर टाइप ls करते हैं तो ये देखो, ls एक एलियस है ls, और ये इस पूरे का, ये देखो इतने का इतना जो है इसका एलियस है। ये कहीं ना कहीं लिखा होगा हमारे फाइल में, ये आप ढूंढ सकते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा, ChatGPT से पूछना पड़ेगा, कहीं किसी ना किसी इंटरनल फाइल में ये एलियस क्रिएटेड होगा। अगर हमने अपना खुद का एक एलियस बनाया था, तो अगर हम टाइप सोर्स करेंगे, टाइप सोर्स, तो ये देखो ये एलियस है सोर्स, और इसका ये तो हमने खुद ही क्रिएट किया था। और अगर हम, और भी क्या कमांड्स होती हैं यहाँ पे, क्या अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, एक तो हो गया एलियस, ठीक है, और फंक्शंस। अब फंक्शंस यहाँ पे हमें कैसे मिलेंगे, तो फंक्शंस का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हम खुद के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और वो भी एकदम कमांड के जैसे ही काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ओपन कर लूँ अपनी .bashrc फाइल, और ये ओपन हो गई है, ये अभी तक ये वार्निंग आ रही है, कोई बात नहीं, इसको फिक्स करना था। यहाँ पर एक फंक्शन मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और इसके अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। अभी मैं cd नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ बस, और इसके अंदर मैं एको करवा लेता हूँ, एको माई फंक्शन इज रनिंग। तो आप सोचिए कि cd नाम का ऑलरेडी एक बिल्ट इन है और हमने एक cd नाम से फंक्शन भी क्रिएट कर दिया है। तो जो डिफ़ॉल्ट cd है वो चलेगा कि हमारा फंक्शन चलेगा, आप गेस करिए और बताइए, क्योंकि नेम में कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। अब मैं एक चाहूँ तो इसको एक नए टर्मिनल में ओपन कर लूँ, या फिर मैं यहाँ पे सोर्स भी कर सकता हूँ। सोर्स कर लूँगा तो भी जो नया फंक्शन है हमारा लोड हो जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप cd, ये लिख के अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो cd इज़ अ फंक्शन, ये दिखा रहा है। और अब हम cd कमांड का यूज़ करके चेंज डायरेक्टरी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ls करूँ तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। अगर मैं cd bin करता हूँ ये, तो बस केवल हमारा फंक्शन रन हो रहा है और ये आर्गुमेंट इग्नोर हो रहा है, तो हम cd कमांड नहीं यूज़ कर सकते। हमने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया है, इसका इस नाम से फंक्शन क्रिएट कर लिया है। तो अब ये कैसे डिसाइड होता है कि किसकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, कौन रन होगा कौन नहीं रन होगा। अगर मैं यहाँ पर एक एलियस भी क्रिएट कर लूँ इसके नीचे, मैं यहाँ पर एलियस, एक सेकेंड, एलियस cd नाम से ही क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ, cd के अंदर मैं ls लिख देता हूँ। अभी आप देखेंगे क्या होता है। सोर्स, अभी अगर मैं cd करता हूँ तो ये देखो
ls कमांड रन हो रही है, cd करने पर ls कमांड रन हो रही है। और अगर मैं टाइप cd करता हूँ तो ये एलियस हो रहा है, यहाँ पे एलियस आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हमारी फाइल में कोई भी चीज़ नीचे है इसीलिए ओवरराइट हो रहा है। आप सोच रहे होंगे जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है, अगर नीचे लिखा है तो नीचे वाला चीज़ ऊपर वाले को ओवरराइट कर देता है, ऐसा नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम नीचे जब लिखते हैं कोई चीज़ तो ऊपर वाली चीज़ को ओवरराइट कर देती है वो। तो अगर हम इसको ऊपर लिख दें, इसको मैं cd के ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप गेस करिए क्या होगा। तो अगर मैं सोर्स करता हूँ अब तो आएगी एरर। ये देखो, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये ओवरराइट करेगा लेकिन ये अलाउड नहीं है। एलियस को हमें हमेशा नीचे लिखना चाहिए अगर उसका सेम नेम है। अगर मैं इसका नेम चेंज कर दूं तो आप सोच रहे होंगे कि एरर चली जाएगी। मैंने नेम चेंज कर दिया है, आप सोच रहे होंगे कि एरर चली जाएगी, और चली भी जानी चाहिए। लेकिन ये इसका बग है या जो भी हम बोलें, ये एक बार अगर एरर आ गई है उसके कारण, सेम नेम के कारण, तो वो जाती नहीं है जब तक कि हम नया टर्मिनल नहीं ओपन करते हैं। अभी अगर हम नया टर्मिनल ओपन करके अगर हम सोर्स करते हैं तो अब कोई एरर नहीं आएगी। आइडियली इसको वहीं पर फिक्स हो जाना चाहिए, हमें नया टर्मिनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जैसे ही मैंने सेम नाम कर दिया और एलियस को ऊपर रख दिया और सोर्स अगर मैं करूँगा तो एरर आ जाएगी। अब एक बार एरर आ गई है तो आप कुछ भी कर लें इसमें, अगर मैं इसको हटा दूं तो शायद एरर चली जाए। मैं देखो अभी चली गई, लेकिन एक बार एरर इस टर्मिनल में आ गई है, अब जब तक ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तब तक ये एरर आती रहेगी। ये एक बग जैसा है, नया टर्मिनल में ओपन करेंगे तो नहीं आएगी। तो अगर मैं अभी नया टर्मिनल ओपन करता हूँ तो कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर रख दूँ और अब नया टर्मिनल ओपन करूँ तो नया टर्मिनल ओपन करते टाइम ही एरर आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा और ऐसा कर देता हूँ, तो ये देखो नया टर्मिनल ओपन करते टाइम ही यहाँ पर एरर आ गई है। तो हम एलियस को और फंक्शन, अगर एलियस और फंक्शन दोनों चीज़ें हैं हमारे पास एक ही साथ, तो हम एलियस को ऊपर नहीं रख सकते हैं अगर सेम नेम है। अगर कोई अलग नेम है तो हम रख सकते हैं, लेकिन अगर सेम नेम है तो हम उसको फंक्शन के ऊपर नहीं रख सकते हैं, वो एरर देगा। और एक बार एरर आ गई है तो हमें वो टर्मिनल बंद करके हमें पहले तो इसको नीचे रखना होगा और हमें एक नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। नया टर्मिनल ओपन करेंगे तो एरर चली जाएगी। पुराने टर्मिनल के अंदर एक बार अगर एरर आ गई है तो कितना भी हम उसको सोर्स करते रहें, चेंज करते रहें, एरर आती रहेगी जब तक वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो ये एक बग जैसा है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हम नया टर्मिनल ओपन करके अपना काम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रायोरिटी किसकी क्या होती है। तो मैंने एक फाइल बना रखी है, वही जो मैंने शुरू में दिखाई थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एलियस की होती है। अगर सेम नाम का एलियस है, सेम नाम का फंक्शन भी है, तो सबसे पहले एलियस रिकॉग्नाइज होगा, एलियस को कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया सेम नाम का फंक्शन है, सेम नाम का एलियस है, तो एलियस को कॉल किया जाएगा। और एलियस को हम ऊपर रख भी नहीं सकते, ऊपर रखेंगे तो एरर आ जाएगी अगर सेम नाम का है। तो अगर एलियस नहीं मिलता है उस नाम का, तो जब भी हम कमांड, जैसे हम cd हमने यहाँ पे cd रन किया, तो हमारा टर्मिनल क्या करेगा, ये ढूंढेगा कि cd नाम का कोई भी एलियस अवेलेबल है हमारी मेमोरी के अंदर। तो ये एलियस अवेलेबल है तो ये रन कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं echo रनिंग cd एलियस, ये, और एक बार सोर्स कर लूं, एक बार यहाँ पर एरर आ चुकी थी, शायद वही रीज़न होगा। एक बार मैं नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, तो अभी एरर नहीं आई है। अभी अगर मैं cd करता हूँ तो रनिंग cd एलियस ये दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमारा टर्मिनल ढूंढेगा कि क्या cd नाम का कोई एलियस है। अगर नहीं मिलेगा तो वो ढूंढेगा, अगर मैं cd नाम का एलियस गायब कर दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तब वो ढूंढेगा cd नाम का फंक्शन क्या अवेलेबल है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है फंक्शन, ये, तो ये फंक्शन ढूंढेगा। अभी अगर मैं दोबारा से सोर्स करूं तो ये फिर से एरर दे रहा है। मैं नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, ये सेम नाम का वो एलियस, सेम नाम का फंक्शन क्रिएट करने पर ये एरर दे रहा है। और हम नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे ताकि एरर ना आए। अभी यहाँ पर अगर मैं cd करता हूँ तो ये देखो माई फंक्शन इज रनिंग 2, जो भी हमने इस फंक्शन के अंदर एको करवाया वो हो रहा है। तो दूसरा नंबर ये ढूंढता है फंक्शन,
दूसरा नंबर ये ढूंढेगा कोई फंक्शन है क्या इस नेम से। तो फंक्शन मिल गया तो इसने रन कर दिया। अब अगर फंक्शन भी नहीं होता, जैसे ये एक फंक्शन है, हमें पता है कि फंक्शन, अगर हम टाइप cd करते हैं तो ये फंक्शन पूरा दिखा रहा है, cd इज फंक्शन। हम टाइप से चेक कर सकते हैं कि वो कमांड इन चारों पांचों में से क्या चीज है। अभी इसके बाद क्या होगा, अगर हम फंक्शन को भी रिमूव कर दें, मैं एक बार इसको बंद करके ही ओपन करता हूं। अभी अगर मैं टाइप cd करूंगा तो ये बिल्ट इन शेल दिखाएगा, मतलब cd इज अ बिल्ट इन इज अ शेल बिल्ट इन, शेल का बिल्ट इन कमांड है ये बता रहा है। तो ये कोई ये ना तो फंक्शन है ना तो एलियस है, ये एक बिल्ट इन है। तो तीसरे नंबर पर आता है बिल्ट इन। अब उसके बाद आता है हैश टेबल, लेकिन हैश टेबल इसको हम इग्नोर करते हैं अभी के लिए। आप सोचिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पे। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी को हमें इस वीडियो में समझना है कि हम जब नोड टाइप करते हैं, हम देखते हैं टाइप नोड, तो आप गेस करिए क्या होगा ये। क्या ये एक वो होगा, क्या बोलते हैं, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल होगा, कि जैसे नोड का करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, किसका दिखा दूँ, और जैसे ls का हमने देखा था या ls का हमने देखा था ना, तो ये देखो ls तो एलियस है, ls एक एलियस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइप rm करते हैं तो ये देखो, अगर वो एक बाइनरी होता है तो हमें उसका पाथ मिलता है टाइप करने पे। टाइप अगर हम करते हैं तो rm क्या है, एक बाइनरी है जो कि हमने देखा था। rm एक बाइनरी है जो कि गिट के अंदर यूजर फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर के अंदर rm नाम की rm.exe फाइल है, तो उसका पाथ हमें दे देता है अगर वो होता है। अगर हम which कमांड रन करते हैं, which rm, तो हमें केवल पाथ मिलता है। which rm अगर हम रन करेंगे तो केवल पाथ मिलेगा। और अगर हम टाइप rm रन करते हैं तो हमें rm is और फिर उसका पाथ ये मिलता है। तो नोड जेएस के केस में क्या होगा आप बताइए, टाइप नोड क्या एक पाथ होगा या कुछ और होगा। तो ये करके अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो ये देखिए winpty node.exe ये बता रहा है। अगर हम नोड रन करते हैं तो ये कुछ है winpty और फिर node.exe, तो ये एलियस कहीं ना कहीं लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, किसी न किसी फाइल में होगा, कहीं ना कहीं ये मेंशन होगा कि ये एलियस किसी बैश rc फाइल में इंटरनली ये लिखा होगा कि नोड इक्वल टू ये चीज, जैसे हमने सोर्स लिखा है ना, टाइप सोर्स लिखा है, तो ये सोर्स वाली जो है ये है सोर्स इज एलियस्ड टू ये चीज, वैसे ही नोड इज एलियस्ड टू ये चीज। तो ये चीज ऐसे ही कहीं लिखी होगी हमारे पूरे फाइल में। मैंने उसको ढूंढा नहीं कि कहाँ पे लिखा, लेकिन आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेगी। आप ChatGPT की हेल्प ले लीजिए। तो ये नोड एक एलियस है winpty.exe, मतलब winpty node.exe। इसीलिए जब हम नोड रन करते हैं, अगर हम यहाँ पे नोड रन कर दें तो ये नॉर्मली नोड नहीं रन हो रहा है, ये winpty.exe करके नोड रन हो रहा है। अब यहाँ पर हम जब रन करते हैं तो हमें वो चीज़ दिखता है। यही मैंने बोला था कि इसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। हमारा सिस्टम इन्फॉर्मर ऐप जो है, इसमें अगर हम आके नोड सर्च करें, यहाँ पे node.exe अगर हम सर्च करते हैं तो ये देखो exe, या फिर चलो node.js अगर मैं सर्च कर दूँ तो केवल यही आता है। node.exe अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये आ रहा है। और ये तो एडोबी का एक node.js है, हमने देखा था, एडोबी भी स्टार्ट कर देता है। मैं देख लेता हूँ कौन सा है। तो ये वाला हमारा node.js नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, टर्मिनेट, और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। और हमने केवल और केवल node.js स्टार्ट किया था, लेकिन winpty.exe ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हो गया, यहाँ पर ये जो हम नोड रन कर रहे हैं तो केवल नोड नहीं रन हो रहा है, ये winpty node.exe इस तरह से रन हो रहा है। ये अभी हमने इसको बंद कर दिया है तो ये भी बंद हो गया। अब ये winpty.exe क्या है, तो ये एक तरह से हमें यूनिक्स लाइक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है नोड के साथ जब हम काम करते हैं और बैश rc के साथ। तो इसीलिए ये winpty.exe जो है, ये यहाँ से जब हम अपने
गिट बैश से स्टार्ट करते हैं तब वो चीज़ आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पावर शेल का यूज़ करके स्टार्ट करें नोड, और यहाँ पर विच नोड, पता नहीं ये कमांड होती भी है कि नहीं, तो ये कमांड यहाँ पे पावर शेल के अंदर नहीं होती है, ये विच कमांड केवल उसके अंदर होती है। अगर हम यहाँ पर नोड रन करते हैं तो यहाँ पर winpty आपको नहीं मिलेगा पावर शेल के अंदर। इसका पेरेंट प्रोसेस सीधा PowerShell.exe है, और पावर शेल का पेरेंट ये होगा हमारा, क्या बोलते हैं, पावर शेल का अगर हम पेरेंट देखेंगे तो सीधा VS कोड होगा, ये देखो code.exe। तो पावर शेल के साथ सही है, लेकिन जब हम इसके साथ बैश के साथ रन करते हैं तो winpty.exe ये करके रन होता है। अब हम अगर चाहें तो winpty का यूज़ करके हम कोई भी इंटरैक्टिव एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक टाइमर वाला ऐप बनाया था। यहाँ पर आप वो फोल्डर ओपन कर लेना जब मैंने आपको टाइमर वाला चीज़ दिया था ना। क्या दिया था मैंने आपको? टाइमर, एक कोड दिया था जिसके अंदर npm i करना था और npm run build करने पे आपको timer.exe मिल जाता। तो अगर हम winpty अगर हम ये रन करते हैं, इसका नाम है winpty, ये रन करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये तुरंत ही एग्जिट हो जाएगा। इसको कुछ आर्गुमेंट चाहिए। यहाँ पे हम timer.exe अगर हम करके एंटर करते हैं, ये बोल रहा है कि पाथ नॉट फाउंड, तो इसको हम प्रॉपरली करेक्ट पाथ देंगे। हमें इसको डॉट/ भी करके देना होगा, डॉट/, और ये देखो ये हमारा जो टाइमर एप्लीकेशन है ये रन हो रहा है winpty का यूज़ करके। तो ऐसे ही Node.js भी, यहाँ पे अगर हम timer.exe सर्च करेंगे टाइमर, तो टाइमर नाम का प्रोसेस हमारा यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो पूरी डिटेल्स देख सकते हैं इसका, देखते हैं कितना थ्रेड है। थ्रेड्स कहाँ गया? थ्रेड्स वाला टैब, ये। तो इसमें 3 थ्रेड्स हैं और ये सारे Node.js थ्रेड्स क्रिएट कर रहा है ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन्स हैंडल करने के लिए। और यहाँ पर winpty.exe का यूज़ करके ये चीज़ रन हो रहा है। अब इसके बारे में आप चाहें तो और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि winpty.exe ये क्यों होता है। ये केवल विंडोज़ के लिए होता है, अगर आप मैक में हैं या लिनक्स में हैं तो आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी। winpty.exe, तो इसका पूरा गिटहब है, ये यूनिक्स एनवायरनमेंट को सिमुलेट करने के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। तो आप इसको आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, बस आपको पता होना चाहिए कि जब हम नोड रन करते हैं सीधा तो ये उस तरह से नहीं रन होता है जिस तरह से पावर शेल के अंदर रन होता है, वैसे बैश के अंदर नहीं रन होता है। जबकि अगर हम यूनिक्स एनवायरनमेंट के अंदर चल के रन करेंगे तो सीधा ही रन होगा वो, जैसे हमारा जो WSL है ना उसके अंदर अगर हम रन करेंगे तो वहाँ पर winpty ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी अगर हम यहाँ पे टाइप करें node.exe ये चीज़ और रन करते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ रन हो रहा है क्या। इसको बंद कर देता हूँ, ये पावर शेल वाला है। ये एंटर करता हूँ तब भी नोड स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर अगर हम आके देखें node.exe तो ये देखो ये यहाँ पर winpty नहीं आया है क्योंकि हमने नोड नहीं यूज़ किया, हमने node.exe यूज़ किया है। तो node.exe जब यूज़ कर रहे हैं हम तो हम उसको स्किप कर दे रहे हैं, winpty जो है उसको स्किप कर दे रहे हैं। और इस नोड जो नोड प्रोसेस है ना, इसका जो पेरेंट है, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन में देखता हूँ तो इसका पेरेंट है बैश, और बैश का पेरेंट होगा कोड। और ये दो नोड यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है। ये एक पावर शेल वाला है, मैंने तो बंद कर दिया था, ये नहीं बंद हुआ था, ये बंद नहीं हुआ था, ये तो चल रहा है, ये वाला चल रहा था, तो वो पावर शेल वाला था। तो ये देखो ये बैश से अब डायरेक्टली स्टार्ट हुआ है, अब इसका पेरेंट डायरेक्टली बैश है। और बैश का पेरेंट अगर हम ढूंढेंगे, मतलब बैश को अगर हम ढूंढें तो उसका पेरेंट VS कोड होगा। ये देखो bash.exe, और इसमें कई सारे बैश हैं क्योंकि कई सारे बैश के टर्मिनल्स ओपन होंगे या फिर बैश खुद ही को स्टार्ट कर देता होगा, लेकिन इसमें से एक ऐसा बैश होगा जिसका पेरेंट कोड होगा। देखो उन सबका पेरेंट, देखो इसका पेरेंट तो कोड ही है, ये VS कोड ही है, और इन सब बैश का पेरेंट बैश ही है, जो कि बैश ने खुद को ही स्टार्ट कर दिया है।
तो हमने इसका भी आंसर ढूंढ लिया कि ये winpty.exe जो है वो कैसे आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नोड नाम की जो फाइल है वो तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पर node.exe फाइल की, मैं यहाँ पे node.exe अगर लिखता हूँ तो इस नाम की फाइल तो यहाँ पे है नहीं, तब ये कैसे रन हो जाता है? तो ये होता है पाथ वेरिएबल के कारण। पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने देखा था ना। तो जब भी इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं मिलती है, किस में से? इन तीनों में से, ना तो एलियस होता है, ना तो फंक्शन होता है, ना तो बिल्ट इन होता है, तब वो जाता है ढूंढता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। कहाँ पर ढूंढता है? ये ढूंढता है पाथ वाले जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उन सब में जाके ढूंढता है। अभी हम एक बार देखते हैं कि पाथ वाली कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। तो हम यहाँ पे एको करते हैं, एको $path, और मैं ये पावर शेल बंद कर देता हूँ और इस साइड से इसको भी बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हमारे पास स्पेस रहेगा। अभी बहुत ही लंबा सा चीज़ आ रहा है, यहाँ पे हम इजीली रीड नहीं कर सकते इसको। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। आपको बस टाइप कर देना है, यहाँ पे पाइप का सिंबल लगाना है और TR लिखना है। ये ट्रांसफॉर्म कमांड होती है, ट्रांसफॉर्म करना है हमें। जहाँ भी कॉलन दिखे उसको हमें \n से ट्रांसफॉर्म कर देना, मतलब चेंज कर देना, तो ये हमें क्लीन आउटपुट मिल जाएगा। तो ये जो हमारा टर्मिनल है, इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल जो कि पाथ वेरिएबल है, उसके अंदर इतने सारे पाथ एडेड हैं यहाँ पर। अब एक कुछ पाथ सिस्टम वाले पाथ होंगे, कुछ यूजर वाले पाथ होंगे, कुछ इसके पेरेंट के प्रोसेस वाले पाथ होंगे, और कुछ इसने खुद भी क्रिएट किया होगा। तो ये इतने सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब इतने सारे पाथ्स यहाँ पे एडेड हैं। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये Node.js वाला पाथ यहाँ पे हमें दिख रहा है। अभी एक काम करते हैं, मैं CD कर देता हूँ, CD, और ये पूरा Node.js वाला पाथ। अब ये तो यहाँ पे CD नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, इसके अंदर स्पेस है, तो हमें CD करने से पहले हमें यहाँ पे स्पेस देना होगा। अब मैं Node.js फोल्डर में आ गया हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ पे एक्सप्लोरर डॉट लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखो ये node.exe फाइल है। अगर मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम चेंज करके कर देता हूँ nodes.exe और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मांगता है। अब आप गेस करिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड तो क्या होगा? winpty का एरर आ रहा है, क्योंकि जब हम नोड लिखते हैं तो winpty और node.exe रन होता है, और ये node.exe इसको नहीं मिली है क्योंकि हमने यहाँ से जाके उसका फाइल का नेम ही चेंज कर दिया है। अगर हम node.exe रन करते हैं, जो कि पहले रन हो रहा था, अब नहीं रन होगा। ये बोल रहा है कि node.exe ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसको कहाँ से पता है कि इसी फाइल में जाके ढूंढना, इसी फोल्डर के अंदर? तो ये होता है, अगर मैं इसी चीज़ को node.exe को मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे रन करता हूँ node.exe, तो यहाँ पर दूसरी एरर आ रही है, node.exe कमांड नॉट फाउंड। ये बोल रहा है कि ऐसी कमांड इसको नहीं मिली है, जबकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस फोल्डर के अंदर, Node.js फोल्डर के अंदर इसको node.exe नहीं मिला है। ये डिफरेंस क्यों है? तो ये डिफरेंस होता है हैश के कारण। हैश क्या बताता है? जब भी हम अपने इस कमांड लाइन के अंदर कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि हमने नोड एग्जीक्यूट किया था, हमने which कमांड एग्जीक्यूट किया था, ये भी एक .exe फाइल ही है, यहाँ पर स्टोर्ड है, आप जाके देख सकते हैं। winpty स्टोर किया था। तो ये क्या करता है, हैश इसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर। जो बैश होता है, एक हैश नाम का आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट बना लेता है या वेरिएबल बना लेता है, जिसकी की कर देता है वो कमांड जो हमने रन की थी। जैसे कि हमने node.exe रन की थी, तो उसका की वो नोट कर लेगा कि हाँ node.exe यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा node.exe यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे, जैसे अभी आपको यहाँ पे rm कमांड नहीं दिख रही होगी, है ना, लेकिन मैं अगर यहाँ पे rm रन कर दूं, बस केवल मैंने rm रन कर दिया और मैं यहाँ पे हैश लिखता हूँ, हैश, तो यहाँ पे देखो rm भी ऐड हो गया, और इसके अंदर 1 का मतलब होता है
कि 1 बार इसको हिट किया गया, यहाँ पे हिट्स मतलब कितनी बार उसको रन किया गया। अगर दोबारा से मैं rm रन कर देता हूँ तो आप देखना हैश के अंदर ये 2 हो गया है। तो ये ऐसा हैश करके ये स्टोर इसीलिए कर लेता है ताकि दोबारा से उसको ढूंढने में टाइम ना लगे। जैसे हमने कोई भी कमांड रन की तो वो बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स में जाके ढूंढेगा। जब हमने ये रन किया था ना ये, तो ये एक एक करके सारी फाइल्स में जाएगा, इसमें जाएगा, देखेगा कि ये नोड नाम की कोई फाइल है कि नहीं, इसमें जाके देखेगा, इसमें जाके देखेगा, सब में जाके ढूंढ कर देखने में मेहनत लगती है। और एक बार जब उसको यहाँ पे मिल गया है तो सोचता है कि मैं इसको स्टोर ही कर लूँ, एक बार मैंने मेहनत कर ली है तो उसका रास्ता मैं अपने पास स्टोर कर लेता हूँ। तो इसका रास्ता ये हैश नाम का जो वेरिएबल है या हैश जो भी है उसका स्टोरेज उसके अंदर स्टोर कर लेता है, हैश के अंदर। अब इसके अंदर हमने इसके अंदर जब हम कमांड रन करते हैं तो यही होता है 4th वाला स्टेप कि अगर हैश के अंदर वो अवेलेबल है, बैश चेक्स इफ इट्स हैश टेबल इज हैश टेबल ऑफ प्रीवियसली लुकअप एग्जीक्यूटेबल्स। तो ये देखता है प्रीवियसली अगर एग्जीक्यूटेड कोई लुक वो है एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो अपने यहाँ से हैश से ही ढूंढ के सीधा रन कर देता है। अब यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया है नोट डॉट जो exe है उसको चेंज करके हमने notes.exe कर दिया है। तो जब भी इस पर्टिकुलर हम बैश के अंदर नोड कमांड रन करेंगे, node.exe तो ये उसी फाइल के अंदर ढूंढेगा, ये सब के अंदर नहीं जाएगा। तो ये फायदा होता है हैश होने का। अगर हमारे टर्मिनल के अंदर हैश क्रिएटेड है किसी भी फाइल का तो उसको रन करने में थोड़ा फास्ट रहेगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर वो क्रिएट कर लेता है, उसका हैश पाथ जो भी है वो क्रिएट कर लेता है। अभी हम notes.exe अगर हम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नोट्स और टैब दबाऊं तो ऑटोमेटिकली सजेशन ये आ रहा है, लेकिन नोड डॉट अगर टैब दबाता हूँ तो नहीं आ रहा है क्योंकि वैसी फाइल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं नोड्स डॉट और टैब दबा के एंटर करता हूँ तो ये देखो चल गई। अब इसका नाम आप चाहे नूडल्स करें चाहे जो करें ये काम करेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि winpty का यूज करके ना रन हो, है ना, तो हम अपना एक यहां पर एक नया एलियस बना सकते हैं, एलियस नोड इक्वल टू, अरे मैं इसको बंद कर देता हूं, node.exe। अब अगर हम इसको बंद करके एक नया बैश ओपन करते हैं तो देखते हैं कि अगर हम करें विच नहीं, टाइप नोड तो ये देखो node.exe केवल है, वो जो पहले से था वो ओवरराइट हो चुका है क्योंकि ये मोस्ट रीसेंट फाइल है। वो जो भी फाइल है वो और भी अंदर इंटरनली सिस्टम में स्टोर होगी। अब हम अगर नोड रन करते हैं तो नोड चलेगा नहीं क्योंकि नोड नाम की फाइल node.exe नहीं है, ये तो एरर दे देगा node.exe कमांड नॉट फाउंड। लेकिन अगर हम इसका फाइल फिक्स कर दें, इसको Ctrl Z से तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन node.exe कर देता हूँ और इसको सोर्स कर लेते हैं। अब अगर हम नोड रन करते हैं तो नोड हमारा रन हो गया है और उसके साथ साथ अगर हम सिस्टम इन्फॉर्मर के अंदर आके नोड देखेंगे node.exe तो केवल एक ही नोड है, winpty नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमने winpty उसके कमांड से हटा ही दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये प्रॉपरली हो सकता है काम ना करे, कुछ अनवांटेड बिहेवियर्स हमें मिले। तो ये गिट बैश सोच समझ कर उस तरह से करता है, winpty को जानबूझकर वो इंस्टॉल करता है, गलती से नहीं करता है वो, उसकी एक डिपेंडेंसी है गिट बैश की, इस चीज़ को हम रिमूव कर देंगे। अब ऐसे ही कोई भी कमांड हो, जो भी कमांड हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो इसी ऑर्डर में चेक होगी। अब आपको क्लियरली पता है, सबसे पहले वो ढूंढेगा कोई एलियस है, फिर उसके बाद देखेगा कोई उस नाम का फंक्शन है, वो भी नहीं मिला तो बिल्ट-इन ढूंढेगा, वो भी नहीं मिला तो पहले हैश टेबल में जाके ढूंढेगा क्या कोई हमने इसको हैश टेबल के अंदर ऐड किया है। तो वहाँ पे भी जब नहीं मिलता है तब जाके ये
एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को अपने पाथ के अंदर ऐड करता है, पाथ के अंदर ढूंढता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम पाथ के अंदर इसका इस पेरेंट फोल्डर का पाथ ऐड कर दें, जो भी ये है, मैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करता हूं, अगर मैं इसका पाथ ऐड कर दूं अपने पाथ के अंदर, तो क्या टाइमर हम कहीं से भी चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। यही तो यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाता हूँ और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे यूज़र के अंदर चाहे सिस्टम के अंदर आप कहीं भी ऐड करें, हम सिस्टम के अंदर करते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी है। यहाँ पर हम वेरिएबल का अरे नया वेरिएबल नहीं ऐड करना है, हमें पाथ ऐड करना है नया। ये पाथ के अंदर हमें केवल उस फोल्डर तक का देना होता है, हमें उस फाइल तक का नहीं देना होता है, केवल फोल्डर तक का देना होता है। उस फोल्डर के अंदर जो हमारा सिस्टम है, हमारा टर्मिनल है, वो ऑटोमेटिकली सर्च करेगा। ओके ओके कर दिया हमने। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइमर। ये देखो, हेलो आई एम अनुराग, ये चल रहा है। टाइमर कमांड जो है ये ग्लोबली अवेलेबल है। हम चाहे लिखें टाइमर और चाहे लिखें हम timer.exe, ये चलेगा। अभी एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा कोड चेंज करते हैं। आपके पास ये पूरा कोड ऑलरेडी है, आपको मिला होगा, लास्ट लेक्चर में हमने दिया था जब हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल्स देखी थी कि क्या होती हैं। मैं यहाँ पे अनुराग सिंह अगर करके मैं इसको npm run build ये कर देता हूँ, बिल्ड हो गया। अब अगर हम इसको नोड नहीं टाइमर अगर हम रन करते हैं केवल टाइमर कमांड, तो देखो अनुराग सिंह आ रहा है। देखा कितना मस्त चीज़ है। हम अपने सिस्टम के अंदर अपनी खुद की बनाई हुई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और हमने कर भी लिया है। और ये चाहे विंडोज़ पावरशेल हो, चाहे CMD हो, कमांड प्रॉम्प्ट हो, यहाँ पर हम रन कर सकते हैं क्या, टाइमर। लेकिन उबुंटू के अंदर हम नहीं रन कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका अलग ही इन्वायरमेंट वेरिएबल है। उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर हम सेट भी कर देंगे तो timer.exe नहीं रन होगा। ये हमारा उबुंटू वाला स्टार्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे टाइमर लिखते हैं तो ये नहीं रन होगा क्योंकि ये अलग ही पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और उबुंटू के अंदर exe फाइल नहीं रन होती, उसका अलग एग्जीक्यूटेबल होता है। हालांकि हम बना सकते हैं, जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है ना, ये बिल्ड कमांड में हम यहाँ पे लिनक्स का वो दे सकते हैं पूरा ये फ्लैग, और ये लिनक्स के लिए भी बिल्ड कर देगा। आप चाहें अगर आप लिनक्स के अंदर हैं तो आप लिनक्स के लिए बिल्ड कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इस बैश के अंदर से भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइमर अगर लिखेंगे तो चलने लगा, इसको तो काम करना चाहिए था। तो ये इसलिए हो रहा है, मुझे क्या लगता है कि जो पाथ है वो प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है इस बैश के लिए, तो उसको भी हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम पाथ देखें तो हमारा पाथ ऐड नहीं हुआ होगा। यहाँ पर पाथ वाली कमांड क्या थी, मैं दोबारा से रन कर देता हूँ। एक मिनट, एको $path और ट्रांसफॉर्म करना है, हमें पाइप लगाना है, tr कॉलन को हमें रिप्लेस कर देना है \n से। ये करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें ये हमने जो पाथ ऐड किया है ना, इसमें होना चाहिए 13। यहाँ पे 13 वाला पाथ कहीं दिख नहीं रहा है। पाथ जो है उसमें होना चाहिए 13, यहाँ पे 13, ये पाथ के अंदर नहीं है कहीं भी, बस यहीं पर है। तो हमने देखा है कि जो पेरेंट प्रोसेस होता है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। तो हो सकता है, मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो बैश का पेरेंट प्रोसेस है उसने इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल को, पाथ को मॉडिफाई कर दिया हो और इस वाले पाथ को इंक्लूड ना किया हो जो हमने ऐड किया है अभी। तो हम इसके लिए यहाँ पर पाथ को, हमें पता है कि हम पाथ को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए हम यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली बात तो हम pwd यानी कि पूरी ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करके ये पूरा पाथ ले लेते हैं।
और हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कोड लिखेंगे। वो क्या है कि पाथ, डॉलर नहीं लगाना, केवल पाथ लिखना है, PATH इक्वल टू, और यहाँ पर हमें इस तरह से लिखना है, टैब में दबा देता हूँ, और कॉलन के बाद ये जो पूरा पाथ हमने PWD से लिया था वो। ऐसा करने से ये ऑटोमेटिकली जो भी पाथ एग्जिस्टिंग पाथ है उसमें ऐड कर दो इसका पाथ, ये वाला पाथ। तो अब आप देखना क्या होगा। अब मैं एक अगर नया टर्मिनल ओपन करूं या सोर्स कर लेता इस फाइल को, तब भी मैं यहाँ पे अगर टाइमर रन करता हूँ तो ये देखो चलने लगा। तो इस तरह से हम अपने इस बैश वाले इन्वायरमेंट के अंदर भी टाइमर को चला सकते हैं। हालांकि चलना चाहिए था, हमने यूज़र पे सेट किया था, लेकिन उसका पाथ यहाँ पे आया नहीं। अगर आ जाता तो चलता ये। तो अभी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कई बार बहुत कुछ लोग एक्सपोर्ट लिखते हैं, तो एक्सपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाथ जो है ऑलरेडी वो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। अगर हमें कोई नया इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया था, नम नाम का कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं है। अगर हमें कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल स्क्रैच से क्रिएट करना है तब हम एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। पाथ तो ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, आप एक्सपोर्ट लगाएं चाहे ना लगाएं वो काम करेगा। तो ये हमने कर लिया है। अब इसको हम कहीं भी ओपन करेंगे। मैं एक दूसरा VS कोड का विंडो ओपन कर लेता हूँ, एकदम दूसरी फाइल में चला जाता हूँ। ये देखो 12 नंबर एपिसोड का है। यहाँ पर अगर हम टाइमर लिखते हैं, टाइमर, तो ये देखो चल रहा है, मस्त चल रहा है, सही है। ये हमने कर लिया। हमने ग्लोबली एक ऐसी एप्लीकेशन रख दी है जो हमने खुद से बनाई है। अगर हम यहाँ पे एको $पाथ ये करते हैं तो यहाँ पर हमें ये चीज़ दिख रहा है, जो 13 लेक्चर नंबर 13 का हमने ऐड किया है ना, ये दिख रहा है। ये देखो ये पाथ पूरा, ये यहाँ से यहाँ पे, तो इसीलिए ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो जिस भी इन्वायरमेंट में हमें कुछ भी रन करवाना है तो हमें मेक श्योर करना है कि उसके पेरेंट में, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर जो पाथ भी जो भी है वहाँ पर वो पाथ होना चाहिए मतलब पाथ जो भी है वो पाथ होना चाहिए। ये क्या मतलब है? तो ये हमारा जो पाथ वेरिएबल है इसके अंदर वो पाथ होना चाहिए जिसके अंदर की हम exe फाइल को रन करना चाह रहे हैं। अभी हमने इस पाथ के अंदर केवल एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल रखी है, लेकिन हम चाहें तो एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल भी रख सकते हैं और वो भी एग्जीक्यूट होगी। मैं यहाँ पर एक command.sh नाम की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और एको रनिंग command.sh, ये चीज़, बस ये चीज़ कर देना है। अब अगर मैं दूसरे इसमें आके रन करता हूँ, इसको क्या करूँगा मैं, command.sh, तो ये देखो रनिंग command.sh आ गया है। अभी अगर मैं केवल कमांड रन करता हूँ तो ये नहीं काम कर रहा है, जबकि बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ क्या था, हम उसका एक्सटेंशन अगर ना दें तब भी वो चल जा रहा था। अगर मैं यहाँ पे टाइमर लिखता हूँ तो भी ये चलता है टाइमर हमारा। अगर मैं timer.exe लिखता हूँ तब भी ये चलता है। लेकिन जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनका हमें पूरा पाथ देना होगा तभी ये चलेंगी। अगर हम केवल आधा लिख देते हैं तो नहीं चलता है, मतलब पूरा उसका नाम देना होगा हमें। तो इसीलिए कई बार लोग जो ऐसी बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनाता है ना, उसका कोई एक्सटेंशन ही नहीं देते हैं ताकि हमें एक्सटेंशन देना ही ना पड़े। और VS कोड ऑटोमेटिकली इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये एक वो sh फाइल है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस command.sh फाइल को हम कहीं से भी रन कर सकते हैं, बैश से भी रन कर सकते हैं और टर्मिनल से भी, यानी कि पावर शेल से भी रन कर सकते हैं। तो इसको हम पावर शेल से नहीं रन कर सकते हैं, क्योंकि पावर शेल की जो फाइल होती है वो .sh नहीं .bat फाइल होती है। अगर हम यहाँ पे command.sh लिखेंगे तो ये सीधा नोटपैड के अंदर या VS कोड के अंदर ओपन करने के लिए, ये एज ए टेक्स्ट फाइल ओपन करने के लिए बोल रहा है। हम इसको नहीं ओपन करते हैं। हम अगर एक बैट फाइल, मैं आपको एक बैट फाइल भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मान लो test.bat और इसके अंदर मैं लिख दूँ एको, यही सेम चीज, रनिंग command.test.bat,
ये फाइल। अब मैं अगर यहाँ पे टेस्ट लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो रनिंग टेस्ट डॉट बैट। तो पावर शेल जो है वो बैट फाइल को रिकॉग्नाइज करता है एज ए एग्जीक्यूटेबल फाइल, और कमांड जो बैश जो है वो किसी भी फाइल को एज ए कमांड रन कर सकता है, बस उसके पास एग्जीक्यूटेबल की परमिशन हो। आप चाहें तो app.js चाहे text.txt किसी को भी रन कर सकते हैं एज ए एग्जीक्यूटेबल फाइल, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने बहुत शुरू में देखी थी, एक एप्लीकेशन जिसका मैंने आपको नाम बताया था YTDLP। ये एप्लीकेशन जिसका यूज़ करके हम YouTube वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपका टास्क ये है कि आप इसको इंस्टॉल करिए अपनी एप्लीकेशन में और प्रॉपरली इसको यूज़ करिए। ये आपका टास्क है। इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसका पाथ आपको सेट करना पड़ेगा। आपको इसका exe फाइल डाउनलोड करना, यहाँ से exe फाइल मिल जाएगा आपको, और इसको प्रॉपरली 1080 वीडियोज़ में डाउनलोड करने के लिए 1080 क्वालिटी यानी कि फुल HD में, इसको एक और एप्लीकेशन चाहिए जो कि होता है FFmpeg। आप FFmpeg ये भी चाहिए, इसको भी डाउनलोड कर लेना। सिंपली exe फाइल डाउनलोड कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने डाउनलोड करके एक जगह पे रख दिया है। यहाँ पर सीधा यहाँ पे जाते हैं। ये अनुराग वाले के अंदर एक डाउनलोडेड ऐप्स का फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, और यहाँ पे FFmpeg भी है, और FFmpeg के कुछ और भी मतलब सपोर्टिंग एप्लीकेशंस हैं जो कि यहाँ पर हैं, और YTDLP भी यहाँ पर है। इसीलिए मैं किसी भी टर्मिनल से, अब यहाँ पर है, और इसका पाथ मैंने, जो भी इसका पाथ है, इसका पाथ मैंने यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर दे दिया है। यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर पाथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको नहीं क्लिक करना था, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर। यहाँ पर तो नहीं है, तो यहीं पर होगा, यहीं कहीं। तो यहाँ पर आपको डाउनलोडेड ऐप्स दिख जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, चलो मैंने डिलीट कर दिया। Ctrl+Z होगा क्या? नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, डिलीट करके मैं ओके कर देता हूँ। ओके, अब YTDLP वाली कमांड नहीं काम करेगी। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। मैंने आपको दिखाया था YTDLP-DLP। तो ये कमांड ये ढूंढ रहा है, देखो फर्स्ट टाइम इसको ये ढूंढ रहा है। ये अच्छा इसको मिल गया है क्योंकि इसने ऑलरेडी इसको कैश करके रखा होगा कहीं से। इसको मतलब ये हमने देखा था ना, हैश क्रिएट कर लेता है। तो अब ये सारी फाइल्स में जाके ढूंढ नहीं रहा है पाथ वाले इन्वायरमेंट वेरिएबल में, ये कहीं से हैश क्रिएट करके रखा है, वहाँ से ढूंढ रहा है। एक नया टैब मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर अभी मैं अगर देखूँ, या फिर यहाँ पर इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वही अपडेट नहीं हुआ होगा। मैं अगर यहाँ पे एको $path करूँ, पाथ, तो पाथ नाम का वेरिएबल यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं अपडेट हुआ होगा अभी। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ YT-DLP, तो ये देखो YTDLP की कोई भी कमांड फाउंड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, चाहे यूज़र के अंदर, चाहे जहाँ पर मैं पाथ के अंदर ऐड कर देता हूँ इसको, बस ये डाउनलोडेड ऐप्स जिस भी डायरेक्टरी के अंदर वो exe फाइल्स हैं, अगर उस डायरेक्टरी का मैं ऐड कर देता हूँ पाथ वहाँ पर, तो अभी मैं YT-DLP करता हूँ तो ये देखो मतलब एरर नहीं देगा कि ऐसी कमांड नहीं है। ये बोल रहा है प्रॉपर यूट्यूब वीडियो जिसको डाउनलोड करना है उसका URL दो। तो बस आपको भी ये डाउनलोड करके ये 3-4 एप्लीकेशंस रख लेनी है, और फिर उसके बाद में ChatGPT से कमांड पूछना है कि 1080p में कैसे डाउनलोड करें YTDLP का यूज़ करके। वो आपको कमांड दे देगा, और फिर आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप सिंगल वीडियोस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसका जो नाम है इसको चेंज करके मैं डाउनलोडेड ऐप्स की जगह पे मैं इसको कर देता हूँ माई ऐप्स, क्योंकि जब मैं CD करता हूँ डाउनलोड्स फोल्डर में तो ये डाउनलोडेड ऐप्स फोल्डर में चला जाता है जब मैं टैब दबाता हूँ। तो इसीलिए मैंने इसका नाम चेंज करके माई ऐप्स कर दिया है, और इसको करना था अभी सही टाइम है। अभी मैं YTDLP अगर मैं रन करूँगा तो कोई कमांड नहीं है। इसको काम करने के लिए हमें इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को यहाँ पे डाउनलोडेड की जगह पे माई कर देना बस, और ओके कर देना।
ऐसे ही जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तब हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर पाथ सेट करना होता है, तभी पाइथन काम करता है। तो बस यही चीज़ होता है। अब यहाँ पे अगर मैं YTDLP रन करूँगा तो चलेगा, कोई एरर नहीं है, ये देखो। तो कुछ इस तरह से हम अपने सिस्टम के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। जब भी हम कोई exe फाइल, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूरे सिस्टम में थ्रू आउट द सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, तो हम उसका पाथ सेट करते हैं। अगर हमें केवल एक यूज़र के लिए करना है तो हम यूज़र का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे, लेकिन हमें अगर थ्रू आउट द सिस्टम हर एक यूज़र के लिए करना है तो हम सिस्टम का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको एक्साइटिंग लगा होगा, आपको नया लगा होगा, आपको ये पता चला होगा कि कैसे कोई भी कमांड रन होती है। जो हम कोई भी कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो क्या क्या प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बस कुछ एक दो चीज़ें और बाकी हैं, उसके बाद हम Node.js स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।